Welcome back to all of you guys. So welcome in another video of MS Biology. If you are preparing for a KVS PGT Biotechnology, so you are at the right place, and this video is just for you because in this video I am going to discuss about another unit of a KVS PGT Biotechnology syllabus, that is immunology, right? So as in my previous video I have discussed about the two unit of a KVS PGT Biotechnology syllabus, that is the genetics, and second one is the biochemistry, right? So in this video, I will discuss about the immunology concept, that is the cells and organs of immune systems and immunology. So before going to discuss about these all those things, I would like to announce here one thing more. If you are preparing for KVS PET Biotechnology and looking for an online classes, online coaching, so you are at the right place. You just have to call on give a number, that is 8318917792. अगर आप में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन क्लास की सर्च में है, ऑनलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप पूछ सकते हैं, राइट? सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन कौन से सेल्स होते हैं और क्या उनका डिफरेंट फंक्शंस होता है, और किस तरीके के ऑर्गन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, राइट? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनोलॉजी जो है बेसिकली वो क्या होती है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। जिस तरीके से आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं और सभी ऑर्गन सिस्टम का अपना अलग अलग क्या होता है, फंक्शंस होता है। लाइक एज अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसका काम है गैसेस एक्सचेंज को करना, सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करें तो उसका काम है क्या, दैट इज सर्कुलेशन कराना। इन द सेम वे इम्यूनोलॉजी बेसिकली आपकी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, मींस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रोटेक्शन किन चीजों से? हमारी बॉडी डेली बेसिस पे हर टाइम पे बाहर से आने वाले जितने भी पैथोजेनिक या इन्फेक्ट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक एज कोई बैक्टीरिया, लाइक एज कोई वायरस, लाइक एज बैक्टीरिया से निकलने वाले कोई मॉलिक्यूल्स, वो सारी जो चीजें होती हैं जो कि हमारे लिए एज अ फॉरेन पार्टिकल्स का काम करती हैं, वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एक तरीके से उसमें होने वाले जो प्रोसेसेस होते हैं उनको डिस्टर्ब करने का काम करती हैं। तो उन्हीं डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत है या जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। और उस इम्यून सिस्टम की एनालिसिस या स्टडी जिस बायोलॉजी के ब्रांच में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इम्यूनोलॉजी। सो इम्यूनोलॉजी इन द सिंपल टर्म क्या कह सकते हैं, इट्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। एंड इम्यून सिस्टम मींस व्हाट, दैट इज द it provide सेल्फ डिफेंस और डिफेंस सिस्टम टू अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, डिफेंस सिस्टम देने का काम करता है, राइट? तो इस तरीके से हम इम्यून सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ डिफेंस। कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या है, उसी को बताता है आपका, दैट इज द इम्यून सिस्टम, राइट? और इम्यून सिस्टम के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। तो देखते हैं कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम में या जो भी हमारी इम्यूनिटी होती है उस इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स कौन कौन से होते हैं, क्या किसका रोल होता है और कहाँ पे ये बनते हैं, राइट? तो आपको यहाँ पे बेसिकली एक ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ब्लड सेल्स होती है उनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख लेते हैं कि जो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसको आप बोलते हैं क्या है, दैट इज द हीमेटोपोएसिस। क्या बोलते हैं, हीमेटोपोएसिस। यही आपसे सवाल कई बार आपसे पूछ दिया जाता है कि हीमेटोपोएसिस की प्रोसेस क्या होती है और ये कहाँ पे होती है। तो हीमेटोपोएसिस का प्रोसेस का मतलब ये हुआ दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये कहाँ कहाँ पे होगा इसको आप देख लीजिए, क्योंकि जितने सारे भी आपके इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले सेल्स होते हैं उन सबके ओरिजिन से भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो हिमेटोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है वो टाइम टू टाइम क्या होती है, वेरी करती रहती है। जब कोई भी बेबी मदर की बॉडी में रहता है तो वो 1 मंथ से लेकर के मीन्स 1 to 3 मंथ में उसके बॉडी में हिमेटोपोइसिस कहाँ पे होगा, दैट इज द यॉर्क सैक में। कहाँ पे होगा, यॉर्क सैक में। इसके बाद आफ्टर 3 to 9 मंथ, मतलब 3 to 9 मंथ में जहाँ आपकी उसके बॉडी का हिमेटोपोइसिस जो प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगा, स्प्लीन एंड लीवर में। या स्प्लीन देन आफ्टर क्या होगा, आपका लीवर में होगा। इसके बाद एट द टाइम ऑफ बर्थ, मीन्स बर्थ के समय से लेकर के, बर्थ के टाइम से लेकर के इंटायर जो पूरी उसकी लाइफ होगी, एट द एंड ऑफ लाइफ
तक जो होगा वो कहाँ पे होगा, दैट इज द बोन मैरो में प्रोसेस ये होता है। तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया कि हेमेटोपोएसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड का क्या होता है हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है, मीन सिंथेसिस होती है। और वो जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे पाया जाता है। अगर आप कोई बेबी जो कि मदर की बॉडी में ग्रो कर रहा है उसकी बात अगर करेंगे तो कहाँ पे होगा, यॉर्क सैक में होगा 1 to 3 मंथ का, और 3 to 9 मंथ वाले के बेबी की बॉडी में कहाँ पे होगा, स्प्लीन या लिवर में। और उसके बाद बर्थ के बाद से लेकर के पूरे एंटायर एंड ऑफ द लाइफ तक कहाँ पे होगा, दैट इज द बोन मैरो में। तो नॉर्मली अगर आप मेच्योर किसी भी पर्सन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, दैट इज द बोन मैरो में होगा। राइट, तो ये आपको यहाँ से आंसर, कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस क्या होती है और कहाँ पे ये पाया जाता है। सो जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो उन सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन किससे होता है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल मींस HSC। राइट, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। स्टेम सेल्स बेसिकली क्या होती है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। दैट मीन्स ये कि कोई स्पेसिफाइड सेल्स नहीं होती हैं, ये डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग सेल्स क्या करती हैं, ये बनाती हैं। तो ऐसे सेल्स जिनके पास कोई यूनिक फीचर्स ना हो, मतलब कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ना हो, उसको आप अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के नाम से जानते हैं। तो पहला इनका रोल क्या होता है कि ये डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग टाइप के सेल्स का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। और दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिन्यूअल की। दैट मीन्स ये डिवाइड होकर के अपने नंबर को भी क्या करती हैं, अपने पॉपुलेशंस को भी मेंटेन करने का काम करती हैं। तो स्टेम सेल जो होती है उनके दो प्राइम रोल होते हैं। नंबर पहला कि वो डिफरेंशिएशन के पार्टिसिपेट करती हैं, डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग यूनिक टाइप के सेल्स आपको बनाते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि आपका ये कोई नॉर्मल सेल्स है और ये डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग टाइप के क्या करता है, सेल्स को बनाता है। लाइक जैसे मान लीजिए एक सेल्स ये बना दिया, एक सेल्स ये बना दिया, एक सेल्स ये बना दिया और एक सेल्स ये बना दिया। और इन सारे सेल्स को मान लीजिए अगर हम नंबरिंग दे दें, दैट इज ए, और इसके बाद यहाँ पे बी, यहाँ पे आपका सी, यहाँ पे डी। और ये सारे जो सेल्स है उनका अपना जो फीचर या उनका जो फंक्शन वो क्या है, अलग अलग होता है। राइट, जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्या है, अगर हम लोग ब्लड सेल्स की बात करें तो ये आरबीसी हो जाए, ये क्या हो जाए आपका डब्ल्यूबीसी हो जाए, ये आपका क्या हो जाए टी लिम्फोसाइट्स हो जाए, ये आपका क्या हो जाए बी लिम्फोसाइट्स हो जाए। तो जितने भी सेल्स आपको यहाँ पे दिखे उन सारे सेल्स की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यूनिक है। दैट मीन्स अलग अलग होती है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन प्रोसेस। मीन्स ये सारे जो सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, उनके पास एक यूनिक क्या होता है, फंक्शन, यूनिक फीचर्स होते हैं। जबकि ये वाली जो सेल्स है आपकी कैसी, दैट इज द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में मानी जाती है। कि जितने भी स्टेम सेल्स होते हैं दे ऑल आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो जब इनका डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा तो ये अलग अलग क्या बनाती है, सेल्स बनाती है, और जिनके सबके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो एक काम तो इनका ये हो जाता है। दूसरा काम इनका होता है कि अपनी संख्या को मेंटेन करने के लिए, अपने पॉपुलेशंस को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, सेल्फ रिन्यूअल करते हैं, मतलब अपना डिवीजन करते रहते हैं। तो ये दो इनके यूनिक क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। तो एक कॉमन सेल्स से जिसका नाम है HSC, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, उसी एक सिंगल सेल्स से जितने भी ब्लड के डिफरेंट टाइप के सेल्स आपने जाने और आपने जानते हैं, आपने सुना हुआ है, वो सारे सेल्स का फॉर्मेशन क्या होता है, इसी एक सिंगल सेल से होता है। तो वो सेल्स बेसिकली दो फर्दर पार्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। दैट मीन्स ये सारे सेल्स प्रिकर्सर्स होते हैं। एक पहला होता है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर, मीन्स लिम्फॉइड प्रिकर्सर सेल्स, और दूसरा होता है माइलॉइड प्रोजेनेटर या माइलॉइड प्रिकर्सर सेल्स। सो लिम्फॉइड प्रिकर्सर सेल्स से क्या क्या बनेगी, यही आपसे सवाल पूछा जाता है। तो लिम्फॉइड सेल्स जब आपका डिफरेंशिएट होगा तो क्या बनाएगा, पहला एक तो नेचुरल किलर सेल्स मीन्स एनके सेल्स, दूसरा आपका टी हेल्पर और टी साइटो, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, दैट इज द टी सेल्स बोल सकते हैं। और ये आपका क्या है, आपका दैट इज द बी सेल्स है। तो ये टी सेल्स बी सेल्स जो होते हैं वो आपके क्या है, लिम्फोसाइट सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। ये आपका क्या है, नेचुरल किलर सेल्स। तो इन तीनों को मिला करके हम लोग सिंपली एक टर्म देते हैं, दैट इज द लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। तो ये सारा लिम्फोसाइटिक सेल्स होते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे एक सेल्स और बचा था, दैट इज द डेंड्राइटिक सेल्स। ये डेंड्राइटिक जो सेल्स होता है ये आपका लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से भी बनता है और माइलॉइड प्रोजेनेटर से भी क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। तो मतलब ये एक कॉमन सेल्स होती है जो कि
हिमेटोपोएटिक के दोनों ही प्रिकर्सर सेल्स मींस माइलॉइड प्रोजेनेटर और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर दोनों के ही डिफरेंशिएशन से क्या होता है, बनता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछ दिए जाते हैं कि जो आपका ये कौन सी सेल्स ऐसी होती है जो कि कॉमन दोनों ही प्रोजेनिटर सेल्स या दोनों ही प्रिकर्सर सेल से बनती है। सो आंसर विल बी दैट इज द प्रोजेनिटर मींस डेंड्राइटिक सेल्स। सो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर से बनने वाले जो सेल्स है वो क्या क्या है, दैट इज एनके सेल्स है, टी सेल्स है और बी सेल्स है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो माइलॉइड प्रोजेनिटर्स होते हैं उनसे क्या क्या सेल्स बनेगा, आपका माइक्रोफाजेस बनेगा, दैट इज मोनोसाइट्स का डिफरेंशिएटेड पार्ट होता है। और इसके बाद न्यूट्रोफिल्स बनेंगे, इनियोसेल्स बनेंगे, बेसोफिल्स बनेगा, प्लेटलेट्स बनेगा और एथ्रोसाइट्स बनेंगे। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लड के, वो सब के सब क्या है, माइलॉइड प्रोजेनेटर्स मींस माइलॉइड प्रिकर्सर सेल से मिलकर के क्या है, ये बने हुए हैं, राइट। जबकि आपके टी सेल्स, बी सेल्स एंड एनके सेल्स ये सारे के सारे क्या हैं, आपके लिम्फॉइड सेल्स कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है और आपसे यही एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से सेल्स ऐसे हैं जो कि लिम्फॉइड प्रोजेनेटर के हैं और जो कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपके माइलॉइड प्रोजेनेटर से हैं। तो आपने देखा कि आपको बेसिकली जो इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे डेंड्राइटिक सेल्स है, मोनोसाइट सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल सेल्स हैं, इयोसिनोफिल्स हैं, राइट, टी सेल्स है, बी सेल्स है और इसके बाद एनके सेल्स हैं। ये सब क्या है कि सेल्स माने जाते हैं इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले। इनका अलग अलग अपना क्या होता है, फंक्शंस होता है। तो आपने देखा कि इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले जो सेल्स होते हैं उनकी ओरिजिन कैसे होती है, क्या उनका प्रोसीजर्स होता है, कहाँ पे ये बनते हैं, राइट। तो आपने जाना कि एक सिंगल सेल्स है जिसका नाम है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। उसी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। और ये आपका प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, दैट इज द बोन मैरो में, राइट। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि बेसिकली इम्यून सिस्टम में जो सेल्स हैं वो क्या क्या हैं, उनका क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट बना करके रखा हुआ है कि कौन कौन से सेल्स हैं इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले। तो ये आपके सेल्स का पूरा लिस्ट है, दैट इज द लिम्फोसाइट सेल्स जिसमें 3 आपके सेल्स आते हैं, दैट इज द बी सेल्स, टी सेल्स एंड एनके सेल्स, मास्ट सेल्स, माइक्रोफिल सेल्स, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स, बेसोफिल सेल्स एंड मोनोसाइट सेल्स, राइट। तो इस तरीके से ये क्या है, आपके सेल्स हैं और इनके सेल्स का क्या है, अपना अलग अलग क्या होता है, फंक्शंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो सारे सेल्स आते हैं वो ब्लड में आपके कौन से पार्ट में आते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। सपोज आपका ये पूरा ब्लड है, तो ब्लड को अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ब्लड का जो पूरा वॉल्यूम होगा उसका 55% क्या होता है, आपका ये प्लाज्मा हो जाता है और 45% क्या होता है आपका ये, दैट इज ब्लड सेल्स हो जाता है। प्लाज्मा जो कि लिक्विड फ्लूइड होता है जिसमें आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों कंस्टिट्यूएंट्स पाए जा सकते हैं। लेट मी चेंज माय पेन कलर। सो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और जो ब्लड सेल्स होती है उसको फाइनली पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज द थ्रोम्बोसाइट्स जिसको आप प्लेटलेट के नाम से भी जानते हैं, प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पे कार्बोसेल्स होती हैं। कार्बोसेल्स में दो कैटेगरी, दैट इज द इरेथ्रोसाइट्स जिसको आप आरबीसी के नाम से भी जानते हैं और ल्यूकोसाइट जिसको आप डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं, राइट। और ये जो ल्यूकोसाइट्स होता है वो दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड होता है, दैट इज द ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें कि ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे पाए जाते हैं और आपका दूसरा क्या होता है, अग्रेनुलोसाइट जहाँ पे ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो अग्रेनुलोसाइट्स में ही आपका क्या आता है, दैट इज द लिम्फोसाइट। और इसी लिम्फोसाइट्स में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, दैट इज टी सेल्स, बी सेल्स एंड इसके बाद आपका क्या आएगा, दैट इज द एनके सेल्स। और आपका दूसरा क्या है, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स में आपका और भी क्या आ जाता है, माइक्रोफाजेस के एग्जांपल भी इसमें आते हैं, राइट। और बाकी आपका जो बचेगा क्या बचेगा, दैट इज द ग्रेनुलोसाइट्स में इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल सेल्स एंड न्यूट्रोफिल सेल्स। तो ये आपसे सवाल यहाँ से क्या पूछा जाता है, जैसे सपोज दे दिया जाएगा कि टी सेल एन एग्जांपल ऑफ, टी सेल जो हो किस चीज का एग्जांपल है, ग्रेनुलोसाइट्स का है या ग्रेनुलोसाइट्स का है, किस तरीके का है, राइट। तो आपको यही सब यहाँ पे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि ये सारे जो सेल्स होते हैं उनका क्या रोल होता है और किस तरीके कैटेगरी में ये आते हैं। तो ये तीन आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज EBN, ये आपके सब क्या है, ग्रेनुलोसाइट की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनके सेल्स में बेसिकली ग्रेनुल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जबकि जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सब अग्रेनुसाइट की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इनके सेल्स ये सब क्या होते हैं, इनका क्या क्या फंक्शंस होता है।
तो बेसिकली बी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है वो सबसे प्राइम सेल्स मानी जाती है आपके इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले या अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले सेल्स में। ये बी लिम्फोसाइट्स का जो मैचुरेशन एंड फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, दैट इज द बोन मैरो में, और इसी बोन मैरो के बी से ही इसका नाम लिया गया, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, दैट इज द बी सेल्स। सो बोन मैरो वो प्लेस है जहाँ पे बी सेल्स का क्या होगा, आपका सिंथेसिस होगा, साथ साथ यहाँ पे इसकी क्या होगी, मेचुरेशन भी होती है, मतलब ये मेच्योर होकर के भी आपका जो प्रोसेस होगा वो भी कहाँ पे होगा, दैट इज द बोन मैरो में ही होगा, राइट। और इसके साथ साथ ये जो बी सेल्स होती है वो अडाप्टिव इम्यूनिटी में क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है। और अडाप्टिव इम्यूनिटी में एक आपका और स्पेशल, अडाप्टिव इम्यूनिटी के दो पार्ट हो जाते हैं। पहला आपका होता है दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरा क्या होता है आपका सेल मीडिएटेड। तो ये आपका क्या होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है बी सेल्स। और बी सेल्स आपकी बॉडी का वो सेल्स होता है जो कि एक्टिवेट होकर के क्या बनाता है, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो बी सेल्स होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स भी मानी जाती है, राइट। और ये आपका क्या है, दैट इज द लिम्फोसाइट के सेल्स की कैटेगरी में आता है। तो आपका बी सेल्स के बारे में कई इंफॉर्मेशन हो गई कि बी सेल्स जो होता है वो बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में ही आपका क्या होगा, मेच्योर होगा। और इसके बाद ये एंटीजन से इंटरेक्ट होकर के एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, मींस एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने वाली ये सेल्स की कैटेगरी में आता है। और ये आपका एडाप्टिव इम्यूनिटी के ह्यूमरल इम्यूनिटी का जो पार्ट होता है, जो आर्म्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, एक्टिवली ये इन्वॉल्व होता है, राइट। जबकि टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स का जो नाम है, टी सेल्स का फॉर्मेशन मींस सिंथेसिस तो होगा आपका बोन मैरो में, सिंथेसिस कहाँ पे होगा आपका बोन मैरो में, बट इसका जो मैचुरेशन होगा वो कहाँ पे होगा, दैट इज द थाइमस में। कहाँ पे होगा, थाइमस में। सो इसी थाइमस की वजह से इसका नाम क्या दिया गया, दैट इज द टी सेल्स। सो याद रखिए टी सेल्स का जो सिंथेसिस होगा वो कहाँ पे होगा, बोन मैरो में, बट मैचुरेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, थाइमस में। सो उसी थाइमस के टी से क्या लिया गया, दैट इज द टी सेल्स, राइट। तो पहला डिफरेंस तो आपको ये हो गया। दूसरा, ये कोई एंटीबॉडी बनाने वाली सेल्स नहीं है, दैट मीन्स ये एंटीबॉडी नहीं बनाती है, ये आपका एडाप्टिव इम्यूनिटी का जो दूसरा वाला पार्ट है, दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है, मतलब वहां पे पार्टिसिपेट करता है, कौन, दैट इज द टी सेल्स, राइट। दूसरी बात आप ये भी जान लीजिए कि बी सेल्स जो होता है वो डायरेक्टली एंटीजन से बाइंड कर सकता है फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन से, जबकि टी सेल्स जो होते हैं वो हमेशा एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है एमएससी, उससे अगर बाइंड किया हुआ रहता है तब जाकर के वो क्या करता है, बाइंड करता है। इन सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। बाकी जो नेचुरल किलर सेल्स होता है ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है, फैगोसाइटोसिस करता है, और जिसकी वजह से जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को क्या करता है, डिब्रिजेस बना करके नष्ट कर देता है, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मास्ट सेल जो होता है वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में, एलर्जिक रिएक्शंस में क्या करता है, हेल्प करता है आपकी बॉडी को। तो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व होने वाले जो सेल्स होते हैं कौन से होते हैं, दैट इज द मास्ट सेल्स होते हैं। माइक्रोफाजेस सेल्स स्पेशल काइंड की सेल्स होती हैं जो कि आपके सेल्स में कोई भी डिब्रीजेज अगर आती है, कोई भी मटेरियल अगर आपका आता है, कोई सेल्स अगर आती है तो उसको क्या करता है, इंगल्फ करने का काम करता है। इयोसिनोफिल्स जो होता है इनका नाम बेसिकली किस बेसिस पे पड़ा, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इनको डिटेल में भी आपको हम बताएंगे अभी। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं। तो इयोसिनोफिल्स होता है, इन सब का नाम डाई के स्टेनिंग के बेसिस पे क्या किया गया, रखा गया, राइट। अगर कोई जो सेल्स एसिडिक डाई से क्या किया, स्टेन ले लिया, उसको नाम क्या दे दिया गया, दैट इज द इयोसिनोफिल्स। कभी कभी इसको हम एसिडोफिल्स के नाम से भी बोलते हैं, राइट। तो इयोसिनोफिल्स को क्या बोल सकते हैं, एसिडोफिल्स, क्योंकि ये एसिडिक डाई से क्या करता है, स्टेन करता है, एसिडिक डाई से स्टेन किया रहता है। न्यूट्रोफिल्स का मतलब होता है ये दोनों से कर सकता है, दैट मीन्स एसिड से और बेस से भी। और बेसोफिल का मतलब होता है बेसिक डाई से क्या करता है, ये स्टेन करता है, मतलब जिसका नेचर बेसिक होता है उस वाले डाई से क्या किया जाता है, इसको कलर हम कर सकते हैं। जैसे मिथिलीन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू एक क्या है आपका, मिथाइलिन ब्लू एक डाई है जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, और उससे ये स्टेन किया जाता है बेसोफिल्स। और इयोसिनोफिल्स एक एसिडिक डाई है जिसका नाम है इयोसिन। इयोसिन एक डाई है जिसके नाम के बेसिस पे ही इसका नाम पड़ा स्नोफिल्स, ओके। और न्यूट्रोफिल्स वो होते हैं जो कि स्नोफिल्स से भी स्टेन किया जा सकता है और मिथाइलिन ब्लू से भी किया जा सकता है, दोनों से किए जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट्स जो होती हैं वो आपके क्या हैं,
लार्जेस्ट सेल की कैटेगरी में आती हैं। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले जितने भी सेल्स होते हैं, उन सारे सेल्स में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल्स कौन सा है, तो आप आंसर क्या करेंगे, दैट इज द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का ही मॉडिफाइड और लार्ज वर्जन क्या होता है, माइक्रोफेजेस। अगर आपके ऑप्शन में माइक्रोफेजेस दे रखा होगा तो ऑब्वियसली आप माइक्रोफेजेस लगाएंगे, और अगर माइक्रोफेजेस नहीं होगा तो फिर ऑप्शन क्या लगाएंगे, दैट इज द मोनोसाइट सेल्स के बारे में आप लगाएंगे। तो इनके बारे में आपने जाना कि इओसिनोफिल्स और बेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस के बारे में ही पूछा जाता है, राइट। तो ये जो आपका मास्ट सेल दिखाई दे रहा है और ये जो आपका बेसोफिल दिखाई दे रहा है, मींस मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स, ये दोनों के दोनों ही आपके एलर्जिक रिएक्शंस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। आपकी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन से बचाने का क्या करते हैं ये लोग, काम करते हैं। तो ये कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इओसिनोफिल्स जो होता है वो पैरासाइट मींस प्रोटोजोआ और टर्माइट्स के अगेंस्ट में क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये सवाल कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं कि कौन सा ऐसा सेल्स है जो कि प्रोटोजोअन्स के अगेंस्ट में क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी में। तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द इओसिनोफिल्स या इसिनोफिल सेल्स। सो आपने देखा कि जो इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उनका क्या फीचर होता है, कहाँ पे ये पाए जाते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। साथ साथ में आपने ये भी देखा कि जो ब्लड है उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया गया, ब्लड के कौन से कंपोनेंट से बिलोंग करते हैं सारे के सारे आपके जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। तो आपने ये जाना कि ब्लड का बेसिकली डब्ल्यूबीसी का जो पार्ट होता है वो हमारा एक तरीके से प्रिकर्सर सेल्स माना जाता है, सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के इम्यून सिस्टम्स इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले जो सेल्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लोअर क्लासेस से ही, कि वो हमारे बॉडी का सोल्जर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि उसके फर्दर जो डिविजन्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के, उन्हीं डब्ल्यूबीसी के जो पार्ट है, दैट इज द टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, एनके सेल्स, माइक्रोफेज सेल्स, सिनोफिल्स, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स, ये सारे के सारे जो सेल्स आप देख रहे हैं ये सब किसके पार्ट है, दैट इज द लिम्फोसाइट्स के, दैट मीन्स डब्ल्यूबीसी के क्या है, वो पार्ट है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, आपसे कभी कभी सवाल यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि कंसंट्रेशन से, कि सबसे ज्यादा आपका ब्लड के जितने भी सेल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका पाया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको टेबल इस तरीके से लगा दिया है कि आप इसको देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो किसका होता है, दैट इज द आरबीसी का। इसके नंबर पावर 6 है। इसके बाद किसका आएगा, दैट इज द प्लेटलेट्स का। फिर किसका आएगा, ल्यूकोसाइट्स का। तो ऑर्डर जो आपका बनेगा दैट इज द आरबीसी का, फिर इसके बाद किसका बनेगा, प्लेटलेट्स का, राइट। और इसके बाद आपका फिर किसका बन जाएगा, दैट इज द डब्ल्यूबीसी का। कभी कभी ये भी आपसे डायरेक्टली पूछ देता है ऐसे ऑर्डर बना करके। और बाकी अगर आप इन सब में देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स में से, लिम्फोसाइट्स में, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स में, तो ये ऑर्डर में ही आपके ऐसे लिखे हुए हैं, दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं उनका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। सबसे कम जो पाया जाएगा वो बेसोफिल्स का पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज द मोनोसाइट सेल्स का, जो कि आपके इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले जितने भी सेल्स होते हैं उनमें सबसे जो लार्जेस्ट सेल्स होती है वो कौन सी होती है, दैट इज द मोनोसाइट सेल्स होती है, राइट। तो मोनोसाइट सेल्स का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज काफी लंबा होता है, और इनके पास फाइगोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, जो कि सेल्स को या किसी भी डिब्रिजेस को इंगल्फ रखने की क्या करते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इनका काम बेसिकली फाइगोसाइटोसिस करना होता है, और उसी का ही जो लार्ज वर्जन होता है उसे आप क्या बोलते हैं, दैट इज द माइक्रोफेजेस। ये माइक्रोफेजेस और मोनोसाइट के साइज का जो रिलेशन होता है वो 1:5 होता है। मतलब माइक्रोफेजेस जो सेल्स होती है वो लार्जर सेल्स होती है एज कम्पेयर टू द मोनोसाइट्स के। तो इसका लार्जर का जो रेशियो कितना होगा, 5 टाइम्स मोर। मतलब इस वाले सेल्स के मोनोसाइट के कंपेरिजन में 5 गुना क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। माइक्रोफेजेस आपके बॉडी में पाए जाने वाले फाइगोसाइटिक सेल्स का क्या होता है, किंग माना जाता है। सबसे जो प्राइम फाइगोसाइटिक सेल्स है वो क्या है, आपका माइक्रोफेजेस होता है। इसके पास स्यूडोपोडिया होते हैं, जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपका आता है उसको यहाँ पे इंगल्फ करता है। फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा क्या करता है, कैविटी बना लेता है, और यहाँ से मेम्ब्रेन क्या होती है, ब्रेक होती है। फिर ये पार्टिकल आपका कहाँ जाएगा, अंदर चला जाएगा। अंदर जाकर के इसको फाइगोसोम्स क्या करता है, इंगल्फ करता है। फिर ये लाइसोसोम के साथ में इंटरेक्ट होकर के फाइगोलाइसोसोम्स का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। इसके भी न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है।
इसके बाद यहाँ पर आता है न्यूट्रोफिल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एसिडिक और बेसिक मींस इयोसिन और मिथिलीन ब्लू दोनों से ही स्टेन किए जाने वाला क्या होता है, सेल्स होता है। यहाँ पर आप देखिए इन सारे सेल्स के लिए पीएमएस का, आपका पीएमएनएस का जो टर्म यूज किया जाता है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। यहाँ पे आप न्यूक्लियस को देखिए तो इनके कई सारे यहाँ पे लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, तीसरा लोब ये हो गया। तो पॉलीलोब्ड या पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ ये दोनों डाई से आपका स्टेन किया सकता है, इसका नाम क्या है, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स होता है। इयोसिनोफिल्स, जैसा कि आपको पहले बताया कि ये सिर्फ एसिडिक डाइस है जिसका कलर आपका क्या है, पिंक है या पर्पल है, और इससे स्टेन किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दैट इज द इसिनोफिल्स। यहाँ पे भी आप देखिए तो दो लोब्स आपको क्या है, दिखाई दे रहे हैं। इसका मेन काम क्या होता है, दैट इज द टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट प्रोटोजोआ। किसके, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपका आता है दैट इज द बेसोफिल सेल्स, जो कि बेसिक नेचर का होता है, और ये इयोसिन एक डाई होती है, उस डाई से क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, जिसकी वजह से आपको ये ब्लू दिखाई दे रहा है। ये भी आपका मल्टीलोब न्यूक्लियस में आता है, और इसका मेन काम क्या होता है, दैट इज द एलर्जिक रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करना। मीन्स एलर्जिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे सवाल आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं डिटेल में देखने के लिए कि बी सेल्स जो होता है वो क्या होता है। तो बी सेल्स बेसिकली मान लीजिए आपका ये बी सेल्स होता है, इसके सेल्स पे क्या होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, इस रिसेप्टर्स से आपका कोई भी एंटीजन क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, राइट। तो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आपके बी सेल्स हैं, और ये इनके क्या है, दैट इज द रिसेप्टर्स है। तो सपोज कि अगर मान लीजिए आपका ये कोई एक फॉरेन पार्टिकल है जिसको आपने क्या नाम दिया है, दैट इज द एंटीजन। नाम क्या दिया आपने, एंटीजन मॉलिक्यूल्स। तो एंटीजन वो होते हैं जो कि बाहर से आते हैं। तो ये एंटीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, अगर मान लीजिए इस रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करता है, तो ये बी सेल्स क्या होता है, हो जाता है उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है, राइट। और एक्टिवेट हो करके ये क्या करता है, दो पार्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। नंबर पहला दैट इज द प्लाज्मा सेल्स में, और नंबर दूसरा दैट इज द मेमोरी सेल्स में। ओके, मेमोरी सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स फर्दर क्या करता है, आपका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन का काम करता है, ये एंटीबॉडी बनाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, दैट इज द वाई लाइक स्ट्रक्चर्स। सो एंटीबॉडी बनाएगा। और मेमोरी सेल का काम होता है क्या, इसको डिस्कस अभी बाद में करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो बी सेल्स होते हैं वो जब किसी एंटीजन से इंटरेक्ट होंगे तो वो एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद क्या बनाते हैं, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स वो सेल्स होती है जो कि एंटीबॉडी क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। तब जाकर के ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या करता है, बाइंड करता है, और उस एंटीजन के इम्पैक्ट को, जो भी उसका हार्मफुल इफेक्ट हो रहा था, उसको क्या करता है, नलीफाई करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपका बी सेल्स का रोल ये हो जाता है, राइट। और ये जो पाथवे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। मतलब जहाँ पे आपका बी सेल्स क्या हो, इन्वॉल्व हो, एंटीजन से इंटरेक्ट हो करके, और एंटीबॉडी का क्या करे, प्रोडक्शन करे, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे आता है, दैट इज द मेमोरी सेल्स के बारे में। मेमोरी सेल्स क्या होती है, ये एक ऐसी सेल्स होती है जिसके पास चीजों को मेमोराइज करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। मान लीजिए कि ये जो जितने भी एंटीजन्स होते हैं, उन सारे एंटीजन्स का अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है, शेप एंड साइज होता है, राइट। तो जो एंटीजन आपका फर्स्ट एक बार इंटरेक्ट कर चुका है, अगर सेम यही एंटीजन दोबारा कभी आपकी बॉडी में अगर इन्फेक्ट करता है, तो उस टाइम पे ये आपका जो मेमोरी सेल्स होता है, इसके स्ट्रक्चर को क्या करता है, तुरंत पहचान लेता है, अरे बाप रे, ये वाला स्ट्रक्चर तो पहले भी हमको इन्फेक्ट कर चुका है। तो ये तुरंत का तुरंत फिर क्या करता है, मेमोरी सेल्स बनाने का काम करता है, और फट देना तुरंत आपका मेमोरी सेल्स बना करके इसका जो इफेक्ट होगा, उसको तुरंत का तुरंत क्या करता है, किल करने का काम कर देता है, मतलब उसको मार देता है। तो ये जो इतना लंबा प्रोसेस आपका पूरा चल रहा था, बी सेल के एक्टिवेट होने का, प्लाज्मा सेल्स बनाने का, फिर एंटीबॉडी बनाने का, ये वाला जो काम होता है वो क्या होता है, शॉर्ट आउट हो जाता है मेमोरी सेल के होने की वजह से। तो बी सेल्स के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज द मेमोरी सेल्स, और इसके साथ साथ में प्लाज्मा सेल्स।
मेमोरी सेल्स का काम होता है उसको याद रखना कि जब वही सेम काइंड का आपका एंटीजन से अगर दोबारा कभी क्या होगा, इंटरेक्ट होता है, दैट मीन्स फिर से आपकी बॉडी में इनकाउंटर होगा, तो उस टाइम पे ये आपका जो मेमोरी सेल्स होगा वो उस एंटीजन को तुरंत पहचानता है और वही एंटीबॉडी बनाने के लिए फिर से क्या करता है, ऑर्डर देता है। जबकि जो प्लाज्मा सेल्स होता है वो क्या बनाता है, आपका एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि बी सेल्स क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, आपका बोन मैरो में, सिंथेसिस भी आपकी कहाँ पे होगी, बोन मैरो में, एक्टिवेशन भी कहाँ पे भी होगा, आपका बोन मैरो में। और ये सबसे प्राइम सेल्स होती है जो कि एडाप्टिव इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है, और ये आपका क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, राइट। तो इसी तरीके से आपने देखा कि बी सेल्स का जो फंक्शन है वो क्या है, और साथ साथ में आपने ये भी देखा कि ह्यूमरल जो इम्यूनिटी होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। दूसरा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है दैट इज द टी सेल्स के बारे में, कि टी सेल्स क्या है और किस तरीके से ये बी सेल्स से अलग इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स शो करता है। तो पहली चीज तो ये कि जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जो बी सेल्स होते हैं वो ऐसे फ्री फॉर्म ऑफ उससे दैट इज द एंटीजन से क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं। जबकि आपका जो टी सेल्स होगा वो टी सेल्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्रोटीन से बाइंड करेगा या एंटीजन से बाइंड करेगा जो ऑलरेडी एक प्रोटीन से बाइंड हुआ रहता है, दैट इज द MHC मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे एक दूसरी प्रोटीन आ जाती है MHC, जिसका फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये आपके MHC मॉलिक्यूल्स दो क्लास में होते हैं, होता तो तीन क्लास है बट यहाँ पे जिक्र आपका दो क्लासेस का है, दैट इज MHC फर्स्ट एंड MHC सेकेंड। सो टी सेल्स कभी भी फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन से बाउंड नहीं करेगा, ये हमेशा बाउंड फॉर्म ऑफ एंटीजन को क्या करता है, बाइंड करता है, बाउंड फॉर्म ऑफ एंटीजन, राइट। तो कैसे, किसके साथ में, MHC मॉलिक्यूल के साथ में। और ये जो टी सेल्स होता है उसके पास इसकी दो पॉपुलेशंस होती है, मीन्स दो इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से देख लीजिए। यहाँ पे टी सेल्स जो होगा वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट इज द टी हेल्पर सेल्स मीन्स TH सेल्स, दूसरा टी साइटोटॉक्सिक सेल्स मीन्स TC सेल्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी पूछे जाते हैं। टी हेल्पर सेल्स से हमेशा MHC का जो क्लास है वो सेकेंड वाला क्या करता है, बाइंड करता है। टी हेल्पर सेल्स से MHC का जो क्लास है हमेशा वो क्या करेगा, फर्स्ट वाला क्या करता है, बाइंड करता है। तो जब कोई प्रोटीन आपके MHC मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, पहले इंटरेक्ट होता है, तब जाकर के टी सेल्स आपका उससे बाइंड कर पाएगा। जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर पे देख पाएंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई इन्फेक्टेड आपका क्या है, टारगेट सेल्स है, उस इन्फेक्टेड टारगेट सेल्स पे MHC मॉलिक्यूल्स क्या है ये आपको दिखाई दे रहा है, और इस MHC मॉलिक्यूल्स से आपका एंटीजन पहले से क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। तब जाकर के आपका ये जो टी सेल्स होगा, उस टी सेल्स का जो रिसेप्टर होगा उससे क्या करेगा, बाइंड करेगा, और अब बाइंड करने के बाद इसका काम शुरू हो जाता है। तो अगर ये एंटीजन का जो इंटेंसिटी या एंटीजन का जो परसेंटेज है वो ऐसा हुआ जो कि नॉर्मल तरीके का होगा, तो उस केस में जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है उसको क्या करती है, किल कर देती है, मतलब वहां पे उसको और कोई जरूरत काम करने की नहीं है, बाइंड करेगा उसको किल कर देगा। लेकिन जब यहाँ पे टी हेल्पर टी सेल्स से काम अगर नहीं चलेगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स से मींस TC सेल्स से, तो दूसरा सेल्स आपका एक्टिवेट होता है हेल्पर सेल्स, और ये हेल्पर सेल्स आपका क्या बनाता है, दैट इज द साइटोकाइंस। एक केमिकल है साइटोकाइन जो कि सिग्नलिंग का क्या करता है, काम करता है। और ये साइटोकाइन जो मॉलिक्यूल होता है वो जा करके बी सेल्स को क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि भैया अभी कोई बड़ा वाला मॉलिक्यूल आ चुका है और अब आपको एक्टिवेट होने की जरूरत है। तो ये बी सेल को सिग्नल देगा, तब जाकर के बी सेल्स आपका क्या होगा, फिर से वही पाथवे चलाएगा, एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स होकर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और ये एंटीबॉडी आकर के इस एंटीजन को क्या करता है, फिर से किल करने का काम करता है। तो इसको आप बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे आपका टी सेल्स भी क्या हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है, और टी सेल्स का कौन सा, दैट इज टी हेल्पर सेल्स मींस TH सेल्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी का क्या रोल होता है और किस तरीके से डिफर होते हैं। सेल मीडिएटेड में हमेशा टी और बी सेल्स दोनों काम इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, बी सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।
तो इस तरीके से आपने देखा कि टी सेल्स और बी सेल्स क्या है, क्या इनका वर्किंग डिफरेंस होता है, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो आपने जाना कि टी सेल्स जो होता है वो बोन मैरो में पाया जाता है, बोन मैरो में सिंथेसिस होती है, बोन मैरो में इसका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। जबकि आपने ये देखा कि जो आपका टी सेल्स होता है वो उसका मैच्योरेशन कहाँ पे होगा, आपका दैट इज थाइमस में, सिंथेसिस कहाँ पे होगी, बोन मैरो में। इसका दोनों बोन मैरो में, इसका एक बोन मैरो में और एक थाइमस में। फॉर्मेशन बोन मैरो में, मैच्योरेशन आपका थाइमस में, राइट। ये कभी भी फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन से बाइंड नहीं करता, जबकि ये फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन से क्या करता है, बाइंड कर सकता है। ये टी हेल्पर्स जो टी सी सेल्स होता है वो टी दो टाइप के सेल्स बनाता है, टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये साइटोटॉक्सिक वाले जो सेल्स होते हैं ये सेल्स को मतलब जो डैमेज्ड सेल्स होती हैं या जो एंटीजन्स होते हैं उनको किल करने का क्या करता है, काम करता है। जबकि हेल्पर सेल्स जो होती है वो क्या बनाती है, साइटोकाइंस बनाती है, और ये साइटोकाइंस हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सिग्नलिंग का काम करता है बी सेल को एक्टिवेट कराने के लिए। तो आपने देखा कि टी और हेल्पर सेल्स का मतलब टी सेल्स का और बी सेल्स का डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग आते हैं ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम पे। तो ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पे बेसिकली जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनका क्या हो रहा हो, मैच्योरेशन हो रहा हो, डिफरेंशिएशन हो रहा हो, प्रोलिफरेशन हो रहा हो। ये सारे प्रोसेसेस जिस प्लेस पे या जिस ऑर्गन पे होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं, तो थाइमस एंड बोन मैरो ये दो एग्जांपल हैं आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि जहां पर आपके ये जो बी सेल्स या टी सेल्स जो भी आपके मेच्योर हुए, डिफरेंशिएट हुए, फॉर्म हुए और अब ये रेडी हो चुके हैं इंटरेक्ट से एंटीजन से इंटरेक्ट होने के लिए, उसको किल करने के लिए, तो जिस प्लेस पे इस एक्टिवेटेड टी और बी सेल्स का एंटीजन से इंटरेक्शन होता है, एंटीजन से इंटरेक्ट होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सिंपल भाषा में अगर आप समझे तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, प्रिपरेटरी फेज है, कि मतलब जहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाले या इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले जो सेल्स होते हैं, जहाँ पे अपने आप को रेडी करते हैं लड़ने के लिए, लड़ने जाने के लिए रेडी बनाते हैं, उसको आप बोलते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी वो ऑर्गन होता है जहाँ पे एक्चुअल में लड़ाई होती है, मतलब ये एक्शन ऑफ अ साइट है, जहाँ पे जो साइट पे जहाँ पे एक्शन हो रहा है उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और वो कौन कौन से हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड प्लस माल्ट एंड गाल्ट। ये कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। राजस्थान पीएससी ने एग्जाम कराया था राजस्थान पीजीटी के लिए, जहाँ पे ये एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जाम्पल आपसे पूछा था कि कौन है इसमें, तो उसमें एग्जाम्पल में स्प्लीन भी आंसर आपको दिया रखा था। सो माल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, राइट, एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए कि हाँ इसका क्या मीन होता है और कहाँ पे ये पाया जाता है। गाल्ट का मतलब होता है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। सो ये सारे एग्जांपल आपके किसके हैं, दैट इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के। तो प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का क्या कॉन्सेप्ट होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका रीजन जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका थाइमस है, और ये आपका पूरा रीजन जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका बोन मैरो है। तो ये दोनों किस में आते हैं, दैट इज आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। बाकी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, लिम्फ नोड यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है। ये क्या है, आपके लिम्फ नोड है, राइट। तो प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होंगे, इनका एग्जांपल क्या है, ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पे। तो इम्यूनिटी जो होता है बेसिकली दो टाइप्स का होता है, इनेट इम्यूनिटी होती है और एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है। तो इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो क्या है, दैट इज ये इम्यूनिटी ऐसी होती है जो कि बर्थ से ही क्या मिलता है, चाइल्ड को मिलता है। दैट मीन्स ये पेरेंटल से डोनेट किए हुए वाली जो इम्यूनिटी होती है वो बनती है, राइट। मतलब कि कोई भी बेबी अगर बर्थ के टाइम से ही जो इम्यूनिटी अपने साथ लेकर के आता है उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द इनेट इम्यूनिटी। मतलब ये पेरेंट्स से ट्रांसफर होने वाली क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। दैट मीन्स कोई भी एंटीजन आ जाए, कितने भी डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन आए, उसका जो नॉर्मल एक पाथवे है, नॉर्मल जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, उसको किल करता है। ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता है, जैसा कि आप आगे चल करके देखेंगे कि एडाप्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो एंटीजन स्पेसिफिक नेचर की होती है, राइट। दूसरा प्रॉपर्टीज की क्या है, पर्सन प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया
कि ये बर्थ से ही क्या होता है, बॉडी में प्रेजेंट होता है, पेरेंटल से ये हमको मिलता है। प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ डिफेंस, मतलब जब कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में अगर पहली बार अगर इंटर करता है, तो सबसे पहला जो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स होगा वो कौन देगा, दैट इज द इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स देते हैं सबसे पहले। फर्स्ट टाइम पे जो आपको डिफेंस प्रोवाइड करेगा कौन करेगा, इन्नेट इम्यूनिटी। दैट इज वाई इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जानते हैं। एंड हैज नो मेमोरी, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है चीजों को याद करने के लिए कि वो पहले आया है या पहले नहीं आया है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पास कोई मेमोरी वाला सिस्टम जो है वो नहीं होता है, राइट। तो ये इसके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी जो होगी वो स्पेसिफिक नेचर की नहीं होती है, बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, और ये फर्स्ट लाइन का डिफेंस हमको प्रोवाइड करता है, और इसके पास कोई मेमोरी यहाँ पे नहीं होती है। इन्नेट इम्यूनिटी जो है उसके 3 बैरियर होते हैं। नंबर पहला आपका फिजिकल बैरियर, दूसरा आपका केमिकल बैरियर, तीसरा आपका सेल बैरियर। ये 3 टाइप के आपके बैरियर होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम पे जो आपके एंटीजन्स को रोकने का काम करता है वो कौन, फिजिकल बैरियर, जिसमें एग्जांपल कौन आता है आपका, स्किन एंड म्यूकोसा मेम्ब्रेन। तो स्किन जो होती है वो आपके सपोज अगर मान लीजिए आपका ये स्किन है, तो स्किन पे कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल अगर आपका एंट्री करना चाहता है तो ये स्किन इसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। अगर स्किन कोई एंटीजन अगर क्रॉस कर जाता है तो दूसरा आपका आता क्या है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ का पाया जा सकता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो ट्रैकिया होती है, विंड पाइप, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने नॉस्ट्रिल से एयर लिया है तो एयर आपका कहाँ पे खुलता है, दैट इज द ट्रैकिया में, राइट। ये मान लीजिए आपके क्या है, नॉस्ट्रिल्स हैं दोनों। तो यहाँ से आपने जो एयर लिया है उस एयर को पास कराने के लिए क्या होता है, दैट इज द ट्रैकिया होता है। तो ट्रैकिया की जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं सब क्या होती हैं, म्यूकस से भरी हुई होती हैं, जिनका काम होता है कि एयर में आए हुए डस्ट पार्टिकल्स को या पैथोजेंस को क्या करना होता है, इंट्रैक्ट करने का, ट्रैप करने का काम करते हैं लोग, मतलब उसको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप अगर देखेंगे जहाँ पे कहीं पे एयर ऐसा हो जो कि बहुत ही डस्ट वाला होता है, तो उस एयर में अगर आप सांस लेते हैं तो आपके गले में खराश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सब सारा का सारा जो डस्ट पार्टिकल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होने का काम होता है। तो आप ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होते हैं, आपके फिजिकल बैरियर में आते हैं। केमिकल बैरियर का मतलब होता है साइटोकाइनिन्स, एक्यूट फेज प्रोटीन्स या लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी आपका क्या होता है, केमिकल बैरियर में आता है। और लाइसोजाइम आपकी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, दैट इज द आईज में, टीयर्स में जो होता है। तो टीयर्स आई जो होती है उसके ऊपर, सपोज कीजिए आपका अगर ये पूरा आई है तो इसके ऊपर जो आईलिड होती है यहाँ पे क्या पाया जाता है, दैट इज द लैक्रिमल ग्लैंड। क्या पाया जाता है, लैक्रिमल ग्लैंड। और ये लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है वो आपके टीयर्स को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। किसको, टीयर्स को। और जो टीयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज द एक ऐसे वाटरी सब्सटेंस होते हैं जिनके पास क्या होता है, आपका लाइसोजाइम होता है। और ये लाइसोजाइम जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या करता है, शो करता है, मीन्स माइक्रोब्स को किल करने की प्रॉपर्टीज के पास पाई जाती है, राइट। और आपके सेलुलर जो बैरियर होंगे वो क्या होंगे, माइक्रोफेजेस हो सकते हैं, एनके सेल्स हो सकता है, न्यूट्रोफिल सेल्स हो सकता है, बेसोफिल सेल्स हो सकते हैं। ये सारे जो सेल्स होती हैं वो सेलुलर बैरियर में क्या होते हैं, आते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनेट इम्यूनिटी क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। दूसरा आपका आता है, सपोज अगर ये सारे बैरियर को क्रॉस करता हुआ कोई एंटीजन अगर पास हो जाता है तो उसके बाद आपका जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, दैट इज द अडैप्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट होती है। तो अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या है, आप यहाँ पे देखिए, इसे आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जिस इम्यूनिटी को परक्योर करता है, जिस इम्यूनिटी को डेवलप करता है, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। वो पेरेंटल नहीं होता, वो उसकी खुद की होती है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। मतलब जो अडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी सेल्स को और बाहर से आने वाली जो सेल्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ ये वाली सेल्स हमारी अपनी खुद की है और ये वाली भी क्या है, बाहर की है। उसको आप बोलते हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। दूसरा, इसके पास मेमोरी होती है, जैसा कि आपने पहले ही देखा कि इसके पास याद रखने की क्षमता होती है कि हाँ कौन सा एंटीजन के मॉलिक्यूल से किस टाइप के एंटीजन पहले यहाँ पे आ चुका है, और अगर वो दोबारा फिर से अगर एंटर करेगा तो उसको बहुत जल्दी से किल करने की क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके बाद ये एंटीजन स्पेसिफिक होता है, हर एक पर्टिकुलर काइंड के जो एंटीजन्स होते हैं उन सबका अपना अपना क्या होता है, शेप होता है, और उसी एंटीजन के हिसाब से वो एंटीबॉडी क्या करता है, बनाता है और उसको किल करने का काम करता है। ओके। और नेक्स्ट क्या है आपका, डाइवर्सिटी। दैट मीन्स यहाँ पे एंटीबॉडी जो बनती है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का बन सकता है, मिलियन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी बन सकते हैं। ये इनकी क्या होती है, एबिलिटी होती है। मतलब एंटीबॉडी का जो शेप होता है, एंटीबॉडी का जो टाइप्स हो सकता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन बहुत ज्यादा हो सकता है, इसी को आप बोलते हैं दैट इज द डाइवर्सिटी।
अब अडाप्टिव इम्यूनिटी का और इनेट इम्यूनिटी का कंपैरिजन अगर आप देखें तो क्या क्या हो जाता है कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नेचुरल होती है, दैट मीन्स स्टार्टिंग से ही आपको मिलता है, बर्थ से मिलता है, जबकि ये आपका अडाप्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो एक्वायर्ड होती है, वो बर्थ से नहीं मिलता है, राइट। और ये आपका क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, जबकि अडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। इसके पास कोई मेमोरी नहीं होता, जबकि इसके पास क्या होता है, मेमोरी होती है। अडाप्टिव इम्यूनिटी के दो आर्म्स हैं, दैट इज नंबर वन इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेकंड वन इज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया कि हाँ, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में सिंपली क्या है, आपका जो बी सेल्स होता है वो एंटीजन से इंटरेक्ट होकर के एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा सेल्स बनाता है और मेमोरी सेल्स बनाते हैं, और वो प्लाज्मा सेल्स आकर के फिर से क्या बना देगा आपका, दैट इज द एंटी बॉडी बना देगा। तो ऐसे साइकिल्स को या ऐसे इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, तो यहाँ पे कोई ये एंटीजन्स है, और ये आपका क्या है, एंटी बी सेल्स है, राइट। तो बी सेल्स जब आपके एंटीजन से इंटरेक्ट होगा तो क्या करेगा, ये एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, और ये प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होकर क्या बनाता है, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी एंटीजन से इंटरेक्ट होकर के इसको क्या करता है, किल कर देता है। इसको आप क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। जबकि जो टी सेल्स होता है, जबकि जो टी सेल्स का जो रिसेप्टर्स है, अगर वो किसी एंटीजन से बाइंड किया तो एक्टिवेट हो जाएगा टी हेल्पर सेल्स में और टीसी सेल्स में। तो ये टीसी सेल्स क्या करता है, खुद से किल करने का काम करता है, और हेल्पर सेल्स जो होता है वो क्या बनाता है, आपका एक केमिकल जिसका नाम है दैट इज द साइटोकाइन। और ये साइटोकाइन जो होता है वो क्या करता है, इस बी सेल्स को मैसेज देता है एक्टिवेट होने के लिए कि भैया अभी आपकी जरूरत पड़ गई है, टी वाले भैया से काम अब नहीं हो पा रहा है। तो बी वाले भाई साहब क्या करेंगे, एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे और ये एंटीबॉडी बना देते हैं। तो इस वाले साइकिल को आप क्या बोलते हैं, जहाँ पे टी और बी सेल्स दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको आप बोलते हैं सेलुलर रेस्पॉन्स, राइट। तो ये थे आपके अडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट। इसके बाद यहाँ से आपसे आपके एग्जाम में सवाल ये पूछा हुआ था एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बारे में लेकर के। तो एपोप्टोसिस को आप बोलते हैं दैट इज द प्रोग्राम सेल डेथ, मींस जब कोई आपकी बॉडी में सेल्स की जरूरत खराब हो जाती है, दैट मीन्स सेल्स कोई डैमेज हो जाती है, तो उसको एक प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाता है, किल किया जाता है, उसको आप बोलते हैं दैट इज द एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस जो होती है वो एक्सीडेंटल डेथ होती है, दैट मीन्स अगर अचानक से डैमेज हो जाए कोई टिश्यू, कहीं जर्क लग जाए, कोई आपको चोट लग जाए, उसकी वजह से जो आपकी टिश्यूज का डेथ होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द नेक्रोसिस। सो सिंपल भाषा में अगर समझे तो नेक्रोसिस मींस एक्सीडेंट और एपोप्टोसिस मींस नेचुरल डेथ। तो यहाँ पर आपको ये फिगर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एपोप्टोसिस में और नेक्रोसिस में क्या होता है, फर्क होते हैं। आपसे सवाल पूछे जा चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि बेसिकली जो इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उन सेल्स की मार्फोलॉजी क्या होती है, उन सेल्स का फंक्शंस क्या होता है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्या उनकी ओरिजिन होती है, और कहाँ उनका रोल प्ले होता है। साथ साथ में आपने ये भी देखा कि इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या डेफिनेशन है, क्या उनके एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरीज है आज की इस वीडियो से तो अपने कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी को पूछ सकते हैं। So thank you for watching video. Thanks.